Dear students, first of all, very much good morning to all of you. इससे पहले की वीडियो में हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर का टॉपिक शुरू किया था। तो पिछली वीडियो में हम आपके साथ कैपिटल स्ट्रक्चर के मीनिंग को डिस्कस कर चुके हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ मैंने आपको फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, देन कैपिटलाइजेशन और कैपिटल स्ट्रक्चर, इन तीनों का कंपैरिजन करके बताया था। इसके साथ साथ मैंने आपको फाइनेंशियल लीवरेज और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के बारे में भी डिटेल से समझाया था। उसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, कि मिंटू से हमारी कंपनी के अंदर किस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए और उस कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन पॉइंट्स को हमें दिमाग में रखना है जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से बताया था। मैंने आपको बताया था एक कंपनी के लिए सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से वो एक कंपनी क्या कर सकती है, अपने फंड्स रेज कर सकती है। उसके पास एक सोर्स है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक है डिबेंचर्स या आप कह सकते हो बोरोड फंड, फिर हमारे पास आता है रिटेन्ड अर्निंग और फिर हमारे पास आता है रिटेन अर्निंग और फिर हमारे पास अगर हम बात करें लास्ट में हमारे पास आता है करंट लायबिलिटी। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हम करंट लायबिलिटी की बात नहीं करते, तो हम केवल 4 टॉपिक की बात करते हैं: इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, बोरोड कैपिटल एंड रिटेन प्रॉफिट। इसमें जो 2 हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बोरोड कैपिटल, ये हमारे फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल है क्योंकि इनके ऊपर हमें फिक्स कॉस्ट कैपिटल है, और जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन प्रॉफिट है ये हमारी फिक्स कॉस्ट कैपिटल नहीं है, राइट। ये हमारी फिक्स कॉस्ट कैपिटल नहीं है, राइट। तो अब हम जितने भी हमें टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स की ज़रूरत है, जितने हमें पैसे की ज़रूरत है, हम इन चारों सोर्स को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किस सोर्स से कितने % फंड्स हम रेज करेंगे। मान लीजिए हमें 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो उसमें से कितने पैसे हम इक्विटी शेयर कैपिटल से रेज करेंगे, कितने पैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से रेज करेंगे, कितने पैसे बोरोड फंड से रेज करेंगे और कितना पैसे हम रिटेन प्रॉफिट से रेज करेंगे, कितना प्रॉफिट हम बना के रखेंगे अपने पास। तो इन सारों को क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर हम डिटेल में बात करें तो हमारे पास नियर अबाउट 13 फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सो हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज अ कैश फ्लो पोजीशन। कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करते हुए हम बेसिकली एक कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन को जरूर डिस्कस करेंगे। हम जरूर देखेंगे कि कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन कैसी है, क्योंकि जो डेब्ट कैपिटल है उसके ऊपर जो हमारे फिक्स्ड खर्चे हैं, जो हमारे फिक्स्ड चार्जेस हैं, जैसे कि हमें इंटरेस्ट की पेमेंट डेब्ट कैपिटल के ऊपर या बोरोड कैपिटल के ऊपर हमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है और टाइमली करनी होती है। तो अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन है तो कंपनी अपनी डेब्ट कैपिटल के ऊपर जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं या जो इंटरेस्ट है वो टाइमली पे कर पाएगी। और अगर कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन अच्छी नहीं है तो कंपनी को डेब्ट कैपिटल को या बोरोड कैपिटल को अवॉइड करना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे कहना क्या है कि कंपनी को कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेब्ट कैपिटल का पोर्शन बढ़ाने से पहले ये देखना है कि उसकी कैश फ्लो की पोजीशन कैसी है। अगर पोजीशन अच्छी है तो डेब्ट कैपिटल का रेशियो बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज कंपनी को मेनली ओनर्स फंड्स के ऊपर ही, ओनर्स कैपिटल का ही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ICR। आई रिपीट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दैट इज ICR। अगर ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जो फार्मूला होता है वो है ICR इक्वल टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय इंटरेस्ट। मैं फिर रिपीट करता हूँ, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय इंटरेस्ट। अगर किसी कंपनी की ICR हाई है, ICR जितनी ज़्यादा हाई है तो कंपनी उतना ईजिली अपनी इंटरेस्ट की पेमेंट को बड़ा ईजिली दे देगी, पेमेंट कर सकती है। तो कंपनी वहाँ पर डेब्ट कैपिटल का इस्तेमाल अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादा कर सकती है। अगर कंपनी की ICR कम है तो कंपनी को डेब्ट कैपिटल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट उसमें आता है दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, ROI की। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ROI। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फार्मूला हमारे पास आता है, डियर स्टूडेंट्स, अकाउंटेंसी +2 अकाउंटेंसी में रेशियो एनालिसिस के अंदर भी ये फार्मूले डिस्कस किए गए हैं डिटेल से। हम थोड़ा सा यहाँ पे इनको शॉर्ट यूज़ करते हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फार्मूला है ROI का, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। जिस कंपनी की ROI जितनी ज़्यादा है,
अगर कंपनी की आरओआई जितनी हाई है या ज़्यादा है, उतनी ही उस कंपनी की डेब्ट कैपिटल को यूटिलाइज करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि कंपनी की अगर आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है तो कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डेब्ट कैपिटल को इस्तेमाल कर सकती है। अगर किसी कंपनी की आरओआई कम है तो उस कंपनी को डेब्ट कैपिटल का इस्तेमाल कम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट से मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट से मतलब क्या है? दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेब्ट कैपिटल। मीन टू से कि जो कंपनी को डेब्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसी को हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट का नाम देते हैं। कंपनी को जो डेब्ट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है उसी को हम डेब्ट कैपिटल बोलते हैं, सॉरी उसी को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ डेब्ट बोलते हैं। अगर कंपनी को जो लोन है या डेब्ट है या बोरोड फंड जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिल रहे हैं तो कंपनी को कम बोरोड फंड का इस्तेमाल कम करना चाहिए, और अगर लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर कंपनी को फंड्स मिलते हैं तो कंपनी उन फंड्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकती है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं टैक्स रेट। टैक्स रेट भी बड़ा इफेक्ट करता है हमारे यूज़ ऑफ डेब्ट इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर, कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर हमें डेब्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए। इसके ऊपर टैक्स रेट का भी इफेक्ट करता है। टैक्स रेट का मतलब टैक्स रेट क्या है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। कंपनी जब अपनी इनकम टैक्स की वो बनाती है, लायबिलिटी बनाती है, कितनी इनकम टैक्स हमें पे करना है, तो लोन के ऊपर जितना भी इंटरेस्ट पे किया जाता है उस इंटरेस्ट को पे करने के बाद इनकम में से वो इंटरेस्ट माइनस कर दिया जाता है और उसके बाद जो अमाउंट बचती है उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन होती है। मीन टू से बट नेचुरल है कि जहाँ पर टैक्स रेट हाई होगी वहाँ पर हमें लोन की अमाउंट बोरोड फंड या डेब्ट फंड को यूज़ करने का फ़ायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि लोन पे दिया गया इंटरेस्ट को टोटल प्रॉफिट में से डिडक्ट किया जाता है और उसके बाद टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो इससे क्या होगा, अगर हाई रेट है तो हमारा लोन के ऊपर दिया गया इंटरेस्ट टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर दिया जाएगा, जिससे हमारी टैक्स की लायबिलिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। इन शॉर्ट अगर हम आपको बात कहें कि अगर हाई रेट ऑफ टैक्स जैसे इंडिया के अंदर 30% प्लस तक की टैक्स रेट है तो इस तरह की कंडीशन के अंदर डेब्ट कैपिटल का इस्तेमाल करना एक कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है। जहाँ पर टैक्स रेट कम है वहाँ पर डेब्ट कैपिटल को इस्तेमाल करना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये थोड़ा पॉइंट बड़ा है, लंबा है, थोड़ा ध्यान से समझने की बात है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल नॉर्मली इक्विटी कैपिटल के ऊपर डिविडेंड दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, लेकिन डिविडेंड भी वो क्या होता है, श्योर नहीं होता कि कितने रुपए पर ईयर डिविडेंड दिया जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल है वो ओनली एक एक्सपेक्टेशन है हमारे इक्विटी शेयर होल्डर की, कि इक्विटी शेयर होल्डर भी क्या करते हैं, हमारी कंपनी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इतना डिविडेंड मिलना चाहिए, या हमारे कितना रिस्क है, एक इक्विटी शेयर होल्डर का एक कंपनी के अंदर कितना बड़ा रिस्क है। मैं इसको थोड़ा और एलोबरेट करता हूँ कि जैसे जैसे कंपनी डेब्ट कैपिटल का, बोरोड फंड्स का अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में शेयर बढ़ाती जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा यूज़ करती जाएगी, ऑटोमेटिकली इक्विटी कैपिटल की रिस्क बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इक्विटी शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इक्विटी शेयर होल्डर की ही बनती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेब्ट कैपिटल का जो है वो एक लिमिटेड लेवल तक यूज़ करना चाहिए। अगर एक लिमिट से ज़्यादा डेब्ट कैपिटल का इस्तेमाल किया जाता है तो इसका असर मार्केट की पोजीशन पर, शेयर मार्केट की पोजीशन पर, कंपनी की पर्सनल गुडविल के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। तो अल्टीमेट क्या कहा जाता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल में कि हमें जो डेब्ट कैपिटल है उसको एक सर्टेन लिमिट तक की डेब्ट कैपिटल इस्तेमाल करनी चाहिए, उससे ज़्यादा हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड वाइल इशूइंग सिक्योरिटीज लाइक इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स। मीन टू से जब हमें इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं या हम लोग डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं तो उस टाइम जो हमें इनिशियल्स खर्चे करने पड़ते हैं, एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। लाइक इसके अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं जैसे अंडरराइटिंग एक्सपेंसेस हैं, ब्रोकरेज की एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरी की एक्सपेंसेस हैं। नॉर्मली जो फ्लोटेशन कॉस्ट है वो डेबिट कैपिटल या बोरोड कैपिटल के अंदर कम होती है और ओनर्स फंड लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर वो ज़्यादा होती है। इसलिए डेब्ट कैपिटल इस पॉइंट से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर फ्लोटेशन कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 8th पॉइंट की बात करें, दैट इज रिस्क कंसिडरेशन।
डियर स्टूडेंट्स, रिस्क कंसिडरेशन मैंने पिछले से लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। जो रिस्क जो होते हैं वो कंपनी के दो तरह के रिस्क होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग रिस्क और एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क से मतलब क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट मीन टू से जो ऐसे खर्चे जो बिजनेस को ऑपरेट करने के कंपनी को परमानेंटली करने ही करने हैं, जैसे कि बिल्डिंग का रेंट पे करना है, सैलरी स्टाफ की सैलरी पे करनी है, इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, ये सारे कंपनी के बिजनेस रिस्क होते हैं या ऑपरेटिंग रिस्क होते हैं। दूसरे होते हैं फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क का मतलब क्या है? कंपनी को कुछ खर्चे, फाइनेंस के जैसे खर्चे, कुछ खर्चे परमानेंट करने होते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट की पेमेंट कंपनी को इंटरेस्ट की पेमेंट कंपनी को करनी ही करनी है, प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना ही देना है, रिटर्न ऑफ द डेब्ट कैपिटल की जो डेब्ट कैपिटल ड्यू हो गई है उसकी रिटर्न भी हमें करनी ही करनी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिस्क। उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिस्क बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं रिस्क कंसिडरेशन में। रिस्क कंसिडरेशन के अंदर ऑपरेटिंग रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों को मिला के चलते हैं। अगर किसी कंपनी की ऑपरेटिंग रिस्क कम है, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम है, तो वो फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा ले सकता है, मतलब डेब्ट कैपिटल का पोर्शन बढ़ा सकता है, क्योंकि वहाँ पर वो उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट टाइमली कर पाएगा। और अगर किसी कंपनी की ऑपरेटिंग एक्सपेंस ज़्यादा है तो उसका फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसको रूटीन में ही बिजनेस को ऑपरेट करने के खर्चे ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, तो वो वहाँ पे फाइनेंस के एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट वगैरह को टाइमली पे नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। 9th पॉइंट की बात करते हैं। इनफैक्ट हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? फेयरली फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फेयरली फ्लेक्सिबल से मतलब क्या है कि हम जब चाहें किसी भी सोर्स से जो हमने फंड्स रेज कर रहे हैं वो उस सोर्स से पैसा इंक्रीज और डिक्रीज ईजिली कर सकते हैं, ईजिली कर सके। मीन टू से मान लीजिए हम इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं, तो हम ईजिली अपनी पैसे को इंक्रीज और डिक्रीज कर सके। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर में। अगर 4 या 5 सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी 4-5 सोर्सों की, कि हम हर सोर्स को इंक्रीज और डिक्रीज अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सके। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, 10th पॉइंट की बात करें, दैट इज़ कंट्रोल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में पिछली वीडियोज में, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो सुनी हो तो मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है। कंट्रोल नॉर्मली कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर के हाथ में होता है। कंपनी का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? इक्विटी शेयर होल्डर के इन हैंड्स होता है। अगर कंपनी मान लीजिए कंपनी को और नई फंड्स की ज़रूरत है, तो कंपनी के पास 2 साधन हैं। या तो कंपनी नए शेयर्स इशू कर सकती है मार्केट में, या कंपनी बोर्ड मतलब किसी बैंक से लोन ले सकती है। अगर कंपनी क्या कर रही है? अगर कंपनी नए शेयर इशू करती है तो बट नेचुरल बात है कि कुछ नए शेयर होल्डर और आ जाएंगे कंपनी में, तो पुराने शेयर होल्डर क्या हो जाएगा? कंट्रोल क्या हो जाएगा? डाइल्यूट हो जाएगा। अब उनको नए शेयर होल्डर के साथ मिलके चलना पड़ेगा, राइट। इससे कंट्रोलिंग उनकी लूज हो जाएगी, और कंट्रोलिंग उनकी लूज होने का उनके लिए रिस्क अराइज हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी बैंक से लोन लेती है तो कोई भी नया शेयर होल्डर नहीं आएगा, और जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उन्हीं के हाथ में सारी की सारी बागडोर कंपनी की रहेगी, और उन्हीं के कंपनी के अंदर डिसीजन उन्हीं के चलेंगे। तो यहाँ पर भी देखना है कि कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हुए कंट्रोल कंसिडरेशन क्या है। कंट्रोलिंग पावर कुछ लोगों के हाथ में रखनी है या उससे ज़्यादा लोगों के हाथों में डाइल्यूट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। कैपिटल स्ट्रक्चर जो है बेसिकली जो इन्फ्लुएंस्ड होता है वो गवर्नमेंट रेगुलेशन भी इन्फ्लुएंस करती हैं। लाइक जैसे बैंकिंग कंपनी के लिए गवर्नमेंट के रेगुलेशंस अलग हैं, प्रोडक्शन कंपनीज के रेगुलेशंस अलग हैं। सभी कंपनी के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही कंपनी अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बना रखे हैं, और उसके अकॉर्डिंग कंपनी को कैपिटल स्ट्रक्चर अपना डिज़ाइन करना होता है। इसके बाद हमारे पास आता है स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट कंडीशन क्या होती हैं? स्टॉक मार्केट कंडीशंस रेफर्स टू अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड इन द कैपिटल मार्केट। मिंटू से हम यहाँ पे ये बात कहते हैं कि स्टॉक मार्केट कंडीशन जो है हमेशा एक जैसी नहीं रहती। मैनी टाइम्स स्टॉक मार्केट की पोजीशन अपवर्ड होती है, मिंटू से हम जितने फंड्स चाहें वहाँ से उतने रेज कर सकते हैं, और मैनी टाइम्स जो है स्टॉक मार्केट पोजीशन क्या होती है? डाउनवर्ड्स होती है, और हम वहाँ से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग वहाँ से फंड्स रेज नहीं कर पाते। तो मार्केट सिचुएशन को भी देख के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास आता है दैट इज़ कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करते हुए हमें अदर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर भी देखना पड़ता है। जैसे कि मान लो सिमिलर जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वही, मान लो जो प्रोडक्ट दूसरी कंपनीज बना रही हैं वही प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी दूसरी कंपनी यूज़ कर रही है वही टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल कर रही हैं। जो
कंपनी जो दूसरी कंपनी के कस्टमर हैं उन्हीं तरह के कस्टमर को हम सर्विसेज अपनी देना चाह रहे हैं। तो बट नेचुरल है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर दूसरी कंपनी ने डिज़ाइन किया हुआ है, दूसरी कंपनी फॉलो कर रही है, तो होपफुली हमें एक बार उनके कैपिटल स्ट्रक्चर को भी स्टडी करना चाहिए, एक बार उनके कैपिटल स्ट्रक्चर को भी देखना चाहिए। अगर वो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारे लिए सूटेबल है तो बट नेचुरल कि हम उस कैपिटल स्ट्रक्चर को ही फॉलो करना पसंद करेंगे, बनाना पसंद करेंगे। सो दीज वर ऑल अबाउट द फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। जब भी किसी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो हम नॉर्मली और बेसिकली हमें इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के ही किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे। सो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी भी लगी, पसंद भी अच्छी भी लगी होगी, पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। होपफुली एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।